हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोगों ने कल की लास्ट क्लास में देखा था, हम लोगों ने डिस्कस किए थे स्टॉक और फ्लो के कॉन्सेप्ट। आज उसी चीज को आगे ले जाते हुए हम लोग चलेंगे 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। एज यू आर एबल टू सी, जैसे बोर्ड पे आप लोगों को नजर भी आ रहा है कि मैंने सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। दैट इज द फर्स्ट वन इज हाउसहोल्ड सेक्टर, द सेकंड वन इज फर्म्स, थर्ड वन इज गवर्नमेंट एंड द लास्ट वन इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमारी इकोनॉमी के अलावा जितनी भी इकोनॉमीज होती है, जितनी भी कंट्रीज होती हैं, वो सभी कंट्रीज क्या कहलाती हैं? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कहलाती हैं। चलो स्टार्ट करें हाउसहोल्ड से। तो हाउसहोल्ड्स बेसिकली किन्हें बोला गया? हम जैसे कंज्यूमर्स को हाउसहोल्ड बोला गया। ठीक है, तो हाउसहोल्ड सेक्टर ये होगा आपका फर्म्स यानी कि प्रोड्यूसर सेक्टर, वो गवर्नमेंट जो कि लॉज वगैरह बनाएगी, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आपको देंगी, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जिसके थ्रू आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करोगे गुड्स एंड सर्विसेज का। देखिए जो भी आपके सेक्टर्स यहां आपको नजर आ रहे हैं चारों, ये चारों ही सेक्टर आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। कैसे डिपेंडेंट होते हैं? जैसे कि हाउसहोल्ड सेक्टर डिपेंडेंट होता है फर्म्स पे फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इन द सिमिलर मैनर firms are dependent on household sector for the supply of factors of production। ध्यान रखिएगा, 11th में वैसे आपको बताया भी गया होगा, it is we who are the owners of factors of production। household यानी कि हम लोग owners होते हैं factors of production के। अब factors of production क्या होते हैं ये भी मैं आप लोगों को 11th का छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट याद दिला दूं। factors of production का मतलब होता है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्राइज, जो भी आप लोगों ने पढ़ा। इन चारों फैक्टर्स के ओनर कौन होते हैं? हाउसहोल्ड्स होते हैं। तो जो फर्म्स होती हैं वो भी डिपेंडेंट होती है हाउसहोल्ड सेक्टर पे फॉर द सप्लाई ऑफ दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इवन द गवर्नमेंट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन हाउसहोल्ड एंड फर्म्स फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग टैक्सेस। ठीक है, टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट भी डिपेंडेंट होती है हाउसहोल्ड और फर्म्स से। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो जो टेक्नोलॉजी, जो गुड्स एंड सर्विसेज हम हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी में प्रोड्यूस नहीं कर पाते, फॉर दैट पर्पस हम लोग डिपेंडेंट होते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे। इवन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी गवर्नमेंट, हाउसहोल्ड और फर्म्स पर डिपेंडेंट होता है। इसी डिपेंडेंसी को हम लोग किस वे में पढ़ते हैं? इंटरसेक्टोरल फ्लो की फॉर्म में पढ़ते हैं। अभी इंटरसेक्टोरल फ्लो में जो आपको समझा रहा हूं वो सिर्फ 2 सेक्टर के बेसिस पे समझाया गया आपके कोर्स कंटेंट में, दैट इज हाउसहोल्ड एंड फर्म्स। हाउसहोल्ड की अगर आप बात करोगे तो यहां पर इस इंटरसेक्टोरल फ्लो को पहले हम लोग 2 पार्ट्स में तोड़ेंगे, दैट इज रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। रियल फ्लो क्या होता है? अ फ्लो और द ट्रांजैक्शंस बिटवीन द 2 सेक्टर्स विदाउट इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ मनी। यानी कि बिना मनी के इन्वॉल्वमेंट के जो भी ट्रांजैक्शन बिटवीन द 2 सेक्टर्स होते हैं उस ट्रांजैक्शन को क्या बोला जाता है? रियल फ्लो बोला जाता है। While the transactions between the 2 sectors involving money is known as money flow। तो that is the basic difference between real flow and money flow। कि real flow जो होता है वो बिना पैसे के 2 सेक्टर्स के अंदर जो ट्रांजैक्शन होते हैं उन ट्रांजैक्शंस को अगर बिना पैसे के परफॉर्म किया जा रहा है तो रियल फ्लो कहलाता है। वही अगर 2 सेक्टर्स के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट आ गया तो वो क्या कहलाएगा? मनी फ्लो कहलाएगा। एंड कंबाइनली वी कॉल देम एज इंटरसेक्टोरल फ्लो, कि 2 सेक्टर्स के बीच में कुछ ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। इफ वी टॉक अबाउट रियल फ्लो, तो रियल फ्लो में सबसे पहले इट इज द हाउसहोल्ड्स हु प्रोवाइड्स फैक्टर सर्विसेज टू द फर्म्स। देखो पहला ट्रांजैक्शन क्या होगा? हाउसहोल्ड जो होंगी वो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगी फर्म्स को। ठीक है, फैक्टर सर्विसेज क्या क्या? लाइक लैंड की फॉर्म में, लेबर की फॉर्म में, कैपिटल की फॉर्म में या एंटरप्रेन्योरशिप की फॉर्म में। ये चारों फैक्टर्स अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं फर्म्स को फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, फर्म्स को इन्होंने अपनी सर्विसेज दी। अब अगर रियल फ्लो की ही हम बात करें, इट इज काइंड ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम की तरह ये कि फर्म ने इस सर्विसेज के बदले में क्या दे दिया? इनको गुड्स प्रोड्यूस दे दिए, कि भैया जो कुछ भी गुड्स फर्म ने प्रोड्यूस किए थे विद द हेल्प ऑफ दीज 4 फैक्टर्स, वो गुड्स इनको रिटर्न कर दिए। दैट इज रियल फ्लो। अब वही चीज अब अगर हम लोग मनी फ्लो की बात करें
तो मनी फ्लो के अंदर अगर हम बात करें, हाउस होल्ड जो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करती है, यानी कि हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने के लिए फर्म्स को पैसे देती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फर्म्स उसके बदले में बेसिकली यहां पर जो आपके सर्विसेज आपको मिली थी, उस सर्विसेज के बदले में फर्म आपको क्या दे देती है, फैक्टर पेमेंट। देखो अभी इन दोनों फ्लोज को हम मर्ज करके समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा कि रियल फ्लो और मनी फ्लो कैसे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बनाते हैं। उस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को हम इन दोनों चीजों के मर्जर से पढ़ेंगे। अभी मैं एक बार आपको ट्रांजैक्शन वाइज सर्कुलर फ्लो पे लेके चलूं तो जैसे पहले, सबसे पहले जब तक जैसे मेरी बात करूं तो मैं आप लोगों को जब तक फैक्टर सर्विसेज नहीं दूंगा, पढ़ाऊंगा नहीं, तब तक आप लोग इन रिटर्न में फीस नहीं पे करोगे। दैट मींस आफ्टर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इट इज द फर्म्स, यानी कि जहां पर भी जिस भी इंस्टीट्यूशन ने मुझे हायर कर रखा है वो मुझे उसके बदले में क्या देंगे, फैक्टर पेमेंट देंगे। दैट इज योर सेकंड पॉइंट। पहला आपने फैक्टर सर्विसेज दी, फिर उसके बदले में आपको क्या मिल गया, फैक्टर पेमेंट मिल गया। जैसे ही फैक्टर पेमेंट आप लोगों को मिलता है, आप लोग क्या काम करते हो, आज मेरे पास मेरी सैलरी आती है तो मैं क्या करता हूं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता हूं। बिकॉज ये बोला गया है और ये फैक्ट है कि इनकम के दो ही काम हो सकते हैं, या तो कंज्यूम कर लिया जाए या फिर सेव कर लिया जाए। तो यहां पर अभी हम लोगों ने सेविंग्स अज्यूम नहीं की है, तो हम लोग सीधे क्या मानेंगे कि हाउस होल्ड के पास जितना फैक्टर पेमेंट आया उन्होंने एज इट इज उसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर दिया, फर्म्स को दे दिया पैसा। जैसे ही फर्म्स को पैसे रिसीव होंगे, फर्म्स क्या करेंगी, उसके बदले में जो भी गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं वो आपको सेल आउट कर देगी। दैट इज 4 ट्रांजैक्शंस हुए आपके, 4 तरीके से 4 फ्लोज के थ्रू दोनों सेक्टर आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहे। जैसे पहले हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज दी फर्म्स को, उस फैक्टर सर्विसेज के बदले में फर्म्स ने फैक्टर पेमेंट दे दिया हाउस होल्ड को। जैसे ही फैक्टर पेमेंट आया, यानी कि सैलरी रिसीव हुई, फर्म्स ने बेसिकली हाउस होल्ड्स ने क्या किया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते ही गुड्स एंड सर्विसेज मिल गए। जैसे आप जैसे बिल पेमेंट करते हो, आपको मॉल वाला जहां से भी आप लोग सामान वगैरह खरीद के लाए वो आपको आपका गुड्स एंड सर्विसेज रिटर्न कर देता है कि भैया हाँ अब आप ले जा सकते हो, बिकॉज आपने पैसे दे दिए इस चीज के। तो दैट इज इंटरसेक्टोरल फ्लो। ठीक है, ये बेसिकली क्यों बनाते हैं हम लोग, टू नो द डिपेंडेंसी ऑफ द टू सेक्टर्स अमंग ईच अदर, कि एक दूसरे के ऊपर जो डिपेंडेंसी है, एक दूसरे के ऊपर जो इंटरडिपेंडेंट है दोनों सेक्टर, वो पता करने के लिए हम लोग इस इंटरसेक्टोरल फ्लो को पढ़ते हैं। अच्छा, यहां पे एक हॉट्स का क्वेश्चन भी बनता है कि मनी फ्लोज आर अपोजिट ऑफ रियल फ्लोज। यस, इट इज ट्रू। टिल द टाइम रियल फ्लोज आर नॉट परफॉर्म्ड, मनी फ्लो विल नॉट बी परफॉर्म्ड। सीधी सी चीज है, फैक्टर सर्विसेज दोगे तभी फैक्टर पेमेंट मिलेगा, गुड्स प्रोड्यूस करोगे तभी उसके बदले में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की फॉर्म में लोग बाग आपको पैसे देंगे। तो आप बोल सकते हो रियल फ्लो मनी फ्लो के अपोजिट है, या मनी फ्लो रियल फ्लो के अपोजिट होते हैं। ठीक है, अब इन्हीं दोनों फ्लो को ज्वाइन करते हुए हम लोग क्या बनाएंगे, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बनाएंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दैट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, मैं आप लोगों को जो नेशनल इनकम की 3 फेज आइडेंटिटी है वो बताना चाहूंगा। ठीक है, सर्कुलर फ्लो के थ्रू ही समझेंगे वो भी। सर्कुलर फ्लो की मैं बात करूं तो सर्कुलर फ्लो में बेसिकली क्या बता रखा है, जैसे ये आपका हेडिंग डाली मैंने सर्कुलर फ्लो, 3 चीजें यहां देखेंगे हम लोग। सर्कुलर फ्लो में सबसे पहली चीज प्रोडक्शन, ऑब्वियसली बात है फॉर्म्स करेंगी, जितने का प्रोडक्शन होगा, जितनी भी वैल्यू का प्रोडक्शन होगा उतने ही वैल्यू से इनकम जनरेट होगी, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जितने से इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उतने से ही कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा। एंड अगेन दिस सर्कल विल रिपीट, और इसी को क्या बोला गया, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। वापस याद दिला दूं, ये नेशनल इनकम की 3 फेज आइडेंटिटी भी बोली जाती है, यानी कि जब आप फर्दर आगे पढ़ोगे मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, इवन आप वहां पर भी देख पाओगे कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के सिर्फ 3 ही मेथड होते हैं। क्या, प्रोडक्शन मेथड कि जितना प्रोड्यूस हुआ उतने से फिर क्या हुई, इनकम जनरेट हुई, तो दूसरा मेथड क्या आया, इनकम मेथड।
जितने से इनकम जनरेट हुई उतना ही हम लोगों ने क्या कर दिया, खर्चा कर दिया, यानी कि सेविंग नहीं की। तो तीसरा मेथड क्या आया, एक्सपेंडिचर मेथड। दैट इज व्हाई वी हैव ओनली 3 मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, और इस फ्लो को क्या बोल दिया गया, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब इस सर्कुलर फ्लो की ही अगर आप बात करोगे तो इस सर्कुलर फ्लो को 2 सेक्टर मॉडल में एक्सप्लेन किया गया है आपकी बुक्स के अंदर। आपके कोर्स में 2 सेक्टर मॉडल है, और उस 2 सेक्टर मॉडल में भी विदाउट सेविंग है। देखो एक्चुअल में बोला जाता है 4 ही सेक्टर्स वर्क करते हैं, ऑपरेट करते हैं इकोनॉमी के अंदर, बट इफ देयर इज अ केस ऑफ सेविंग, एक 5वां सेक्टर और आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल सेक्टर। बट एज सच ये आपके अभी कोर्स में नहीं है, ठीक है, आपके कोर्स कंटेंट में उसको डिफाइन नहीं किया गया, इसलिए मैं उस पर अभी आपको नहीं ले जाऊंगा। अभी मैं लेके चल रहा हूं आप लोगों को सर्कुलर फ्लो इन 2 सेक्टर मॉडल। जब 2 सेक्टर्स ही ऑपरेट कर रहे हैं तो उन 2 सेक्टर में कैसे इनकम एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में फ्लो होगी, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं हम इसको। तो बोले कैसे फ्लो होगी इनकम एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर के अंदर, कैसे एक सेक्टर दूसरे सेक्टर पे डिपेंडेंट है, उस डिपेंडेंसी को हम लोग देखेंगे विद द हेल्प ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। चलो स्टार्ट करें। वही 2 सेक्टर्स लेने हैं आपको, तो फर्स्ट वन इज हाउस होल्ड, द सेकेंड वन इज फर्म्स या प्रोड्यूसर सेक्टर, आप कुछ भी बोले। हाउस होल्ड सबसे पहला काम क्या करेगी, हाउस होल्ड विल रेंडर फैक्टर सर्विसेज। प्लीज एरो का प्लीज ध्यान रखिएगा, एरो मैंने उधर लगा रखा है कि हाउस होल्ड क्या रेंडर करेंगी, सबसे पहले फैक्टर सर्विसेज रेंडर करेंगी। ऑब्वियसली बात है, बिना सर्विसेज रेंडर किए कुछ भी रिसीव नहीं होगा हाउस होल्ड को। तो हाउस होल्ड विल रेंडर फैक्टर सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल या एंटरप्रेन्योरशिप। इन अगेंस्ट ऑफ दैट फर्म्स विल प्रोवाइड, एरो देखिएगा इस साइड करते हुए है, ठीक है, फर्म्स विल प्रोवाइड फैक्टर पेमेंट। ठीक है, फर्म ने क्या दे दिया इस बार इनको, जैसे ही सर्विसेज इन लोगों ने प्रोवाइड कराई, फर्म ने इनको फैक्टर पेमेंट रिटर्न कर दिया। फैक्टर पेमेंट बोले तो जैसे लैंड का रेंट, रेवेन्यू, रॉयल्टी, ठीक है, लेबर को हम जैसे गरीबों को क्या मिलता है, वेजेस एंड सैलरी, कैपिटल पे इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योरशिप का प्रॉफिट। इस फॉर्म में आपको फैक्टर पेमेंट रिसीव हो जाएगा। आफ्टर रिसीविंग फैक्टर पेमेंट, जैसे हम लोगों को आज रियलिटी भी है ये कि सैलरी मिलती है तो क्या करते हैं भैया, एक्सपेंडिचर करेंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो देखो जैसे ही फर्म्स ने मुझे पैसा दिया, मैंने क्या किया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया। जैसे ही कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करूंगा, फर्म्स विल प्रोवाइड मी गुड्स एंड सर्विसेज दे हैव प्रोड्यूस्ड, कि जो भी गुड्स, जो भी कमोडिटीज उन्होंने प्रोड्यूस की है वो मुझे सेल आउट कर दी जाएगी। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो मैंने और कुछ नहीं किया, जो रियल फ्लो और मनी फ्लो थे उन दोनों को मर्ज करके क्या बना दिया गया, आपके सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर मॉडल डेवलप कर दिया गया। जब आप मनी के बेसिस पे और विदाउट मनी बेसिस पे देख रहे थे तो इसी को हम लोग रियल फ्लो और मनी फ्लो, इंटरसेक्टोरल फ्लो के नाम से बोल रहे थे। अब जब हमने पूरे इंटरसेक्टोरल फ्लो को मर्ज कर दिया तो क्या बन गया, आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बन गया। अभी मैं ट्रांजैक्शंस को नंबरिंग दे देता हूं जिससे आपको और इजी हो जाएगा समझने में। जैसे सबसे पहले फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कराई गई, उसके बाद फैक्टर पेमेंट मिला, जैसे ही फैक्टर पेमेंट मिला कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया गया, और एट लास्ट गुड्स एंड सर्विसेज जो कुछ भी फर्म्स में प्रोड्यूस की गई थी वो सोल्ड आउट कर दी गई। किसको, हाउस होल्ड को। ये आपका कहलाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर मॉडल। आई डोंट थिंक इसके अंदर कोई डाउट है, बिकॉज सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। हमारे 2 सेक्टर मॉडल्स को एक्सप्लेन किया गया था कि कैसे दोनों सेक्टर आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अब अगर मैं बात करूं इस 2 सेक्टर मॉडल की भी, तो ये जो 2 सेक्टर मॉडल है बेसिकली क्यों बनाया जाता है, टू नो द इंटरडिपेंडेंसी ऑफ ईच सेक्टर ऑन वन अनदर। एक दूसरे पे जो सेक्टर्स आपस में डिपेंडेंट होते हैं
उस चीज को पता करने के लिए टू सेक्टर या फिर आप बोलो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है बनाया जाता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की, तो इससे यह भी पता चल जाता है कि कौन सा सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है नेशनल इनकम के अंदर। ठीक है, अब आपकी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज आती है इस चैप्टर की, लाइक इन्वेस्टमेंट। सभी ने नाम सुना है, हमने सभी जनरली यूज भी लेते हैं कि पापा मम्मी ने यहाँ इन्वेस्ट कर रखा है या हमें यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट ऑल अबाउट? इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एडिशन टू दी स्टॉक ऑफ कैपिटल, एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल इज नोन एज इन्वेस्टमेंट, या इसी की दूसरी डेफिनेशन क्या बन जाती है, प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। अब ये होता क्या है एक्चुअल में कि जो आपने जहां कहीं भी आपने पैसा लगाया है उससे आप कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट करके बैठे हो कि हाँ इससे मेरी जो पूंजी है, मेरी जो लागत है वो इंक्रीज होके आएगी, दैट इज इन्वेस्टमेंट। एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल की जो पैसा लगाया है उसमें जो एडिशन होगा दैट इज योर इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट की मैं बात करूं तो इन्वेस्टमेंट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। कौन कौन से हैं आ जाओ देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट का पहला पार्ट आ जाएगा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। आप लोगों ने बेसिकली फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में सुना होगा, स्पेशली जो अकाउंट्स के स्टूडेंट्स है, कॉमर्स के स्टूडेंट्स है, उनको पता होगा। बाकी ह्यूमैनिटीज के लिए वर्ड जो है फिक्स्ड या फिर इन्वेंट्री जो जिसका दूसरा टाइप है, ये बिल्कुल नया होगा। साइंस और ह्यूमैनिटीज दोनों के लिए ये चीज नहीं रहती है। क्या होते हैं चलो आ जाओ डिस्कस करते हैं। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की मैं बात करूं तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड असेट्स। जितना कुछ भी पैसा आप किसमें लगाते हो, फिक्स्ड असेट्स में लगाते हो, वो सब क्या कहलाता है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहलाता है। इट मींस द अमाउंट इन्वेस्टेड in the fixed assets, in the hire and purchase of fixed assets is known as fixed investment. While what is inventory investment? Inventory investment refers to the investment by a producer in these three forms. यानी कि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी तीन फॉर्म्स में अवेलेबल हो सकता है किसी भी फर्म के पास। क्या क्या? सबसे पहले फिनिश गुड्स की फॉर्म में। ठीक है, अभी इसको प्रॉपर एग्जांपल से और समझेंगे। दूसरा क्या हो सकता है, सेमी फिनिश गुड्स की फॉर्म में। ठीक है, और तीसरा रॉ मटेरियल की फॉर्म में। दैट मीन्स कि अगर आपने अपना पैसा इन तीन जगह ब्लॉक कर रखा है, यानी कि इन तीन जगह में आपका पैसा फंसा हुआ है, तो वो क्या कहलाता है, आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहलाता है। जबकि फिक्स्ड असेट्स जैसे मशीनरी वगैरह में आपने इन्वेस्ट कर रखा हो, ठीक है, मशीनरी परचेज करने में, या फिर बिल्डिंग आपने परचेज कर रखी हो उस पे, ठीक है, ये सब आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहलाता है। फॉर एग्जांपल मान लो मुझे क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री खोलनी है। ठीक है, क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अगर मैं खोलूंगा तो उसके लिए जो बिल्डिंग मैंने बेसिकली खरीदी है या फिर जो मशीनरी मैंने परचेज की है उस क्लोथ्स को बेसिकली सिलने के लिए, वो मेरा क्या कहलाएगा, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। इन्वेंट्री की मैं बात करूं, मान लो मेरे पास ऑर्डर आ गया 1000 यूनिट्स का। ठीक है, 1000 यूनिट्स मुझे शर्ट्स प्रोड्यूस करनी है, तो 1000 में से मान लो अभी मैंने 200 यूनिट्स बना ली पूरी तरीके से, जिसके बटन वगैरह सब कुछ सिलसिला के पैक होके रेडी है, तो ये हो गया मेरा फिनिश गुड्स। ठीक है, ये वाला अमाउंट क्या हो गया मेरा, फिनिश गुड्स का। सेमी फिनिश गुड्स, भैया अभी जो है इसका जो बेस होता है वो तैयार कर लिया, स्लीव्स अटैच नहीं की है या बटन्स मैंने अभी इस पे नहीं लगाए हैं, तो वो क्या कहलाएगा, सेमी फिनिश गुड्स। मान लो ऐसी कितनी शर्ट्स हैं आपकी, 500 शर्ट्स ऐसी बची हुई हैं, सेमी फिनिश्ड है अभी। और बची कितनी शर्ट्स, भैया आपने जो बची हुई 300 शर्ट्स हैं उनका अभी एज सच आपने कुछ भी थ्रेड वगैरह का यूज वगैरह भी नहीं किया है, नॉर्मल जो बेस वगैरह है वो भी तैयार नहीं किया है, तो डेफिनेटली आपने थ्रेड खरीद के रख रखा होगा, कपड़ा खरीद के रख रखा होगा, वो सब
300 शर्ट्स का जो थ्रेड आपने खरीद रखा है, 300 शर्ट का जो कपड़ा आपके पास पड़ा है, वो सब क्या कहलाएगा? रॉ मटेरियल। ऑब्वियसली बात है, फ्री में तो आया नहीं होगा, पैसा लगा होगा। और पैसा लगाया तो वो कौन सा? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में, रॉ मटेरियल में इन्वेस्ट कर रखा है अभी आपने, कच्चा माल पड़ा है आपके पास। ये है आधा अधूरा बना हुआ माल। कई बार होता है कि हम लोग आधा बना के पहले ही रख लेते हैं कि कल को जब भी ऑर्डर आएगा फटाफट फॉर द पर्पज ऑफ फास्ट सप्लाई हम लोग पहले से प्रिपेयर रखते हैं। दैट इज सेमी फिनिश गुड्स में जो लगा रखा है आपने पैसा, वो आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का ही सेमी फिनिश गुड्स वाला पार्ट हो जाएगा। और जो आपके पास बिल्कुल रेडी टू यूज माल पड़ा है कि हाँ जब ऑर्डर आया तब निकाल के दे देंगे हम लोग, तो भैया वो क्या कहलाएगा? फिनिश गुड्स। पैसा तीनों ही में ही ब्लॉक है, दैट इज व्हाई दे आर इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो आप लोगों ने ये जर्नली अकाउंट्स में भी पढ़ा है, मैं फिर भी यहां क्लासिफाई कर देता हूं, आपको क्लैरिफाई कर देता हूं। हमेशा ध्यान रखिएगा जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होते हैं इनके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इट इज द फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जिन पर डेप्रिसिएशन लगता है। डेप्रिसिएशन इज चार्ज। जबकि जो आपके इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होती है यानी कि स्टॉक, इस इन्वेंट्री को हम क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं। तो भैया इस स्टॉक पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगता। नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज। बहुत अच्छी बात है ये। ठीक है। फिक्स्ड टेंजिबल एसेट जो होती है, अकाउंट्स में पढ़ा था आप लोगों ने 11th में। जो नए हैं जिनके लिए भाई अकाउंट्स एक सब्जेक्ट नहीं था 11th के अंदर, लाइक ह्यूमैनिटीज एंड साइंस, उनको मैं बता दूं डेप्रिसिएशन यहाँ चार्ज होता है और यहाँ डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता। अभी के लिए डेप्रिसिएशन क्या होता है छोड़ दो, बिकॉज इसके जस्ट आगे वाला पॉइंट ही हमारा डेप्रिसिएशन है। तब मैं आपको समझाऊंगा कि व्हाट इज डेप्रिसिएशन और तब आपको क्लियर हो जाएगा कि डेप्रिसिएशन का एक्चुअल मीनिंग क्या है। अभी मैं इसी को फर्दर आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। जैसे इस इन्वेस्टमेंट को ही और क्या बोल सकता हूं मैं, आप लोगों के जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है। ध्यान रखिएगा, कोई भी आपको, इवन आप कोई सी बुक उठा के देख लो, आपको जो फॉर्म में मैं अभी बता रहा हूं उस फॉर्म में आपको नहीं मिलेगा। इसलिए प्लीज यहां पे ध्यान से देखिएगा, इस इन्वेस्टमेंट को ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बोला जाता है। हाँ, दिस डोमेस्टिक वर्ड इज नॉट कंपल्सरी, यानी कि ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन भी बोला जा सकता है इन्वेस्टमेंट को। एंड दैट ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन इंक्लूड्स टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड एंड इन्वेंट्री। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को मैंने शॉर्ट में लिख दिया GDCF, या इसी को और क्या बोल सकते हैं भाई, GCF भी बोल सकते हैं, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन भी बोला जा सकता है, इज इक्वल्स टू फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू GDCF या GCF। प्लीज ये चीज आपको बहुत आगे काम आएगी चैप्टर नंबर 3 के अंदर, जो मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम होगा उसके अंदर ये आपके बहुत काम आएगा एक्सपेंडिचर मेथड में। आइडेंटिटी प्लीज याद रखिएगा दैट GDCF इज इक्वल्स टू फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। जो भी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होगा, मैं वापस एक बार यहां नीचे लिख देता हूं अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो देखने में, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू GDCF या GCF होगा। प्लीज ध्यान रखिएगा इस चीज का, वापस बोल रहा हूं एक्सपेंडिचर मेथड में ये आइडेंटिटी आपके काम आने वाली है। अब देखो, ऐसा तो है नहीं कि हमारी फिक्स इन्वेस्टमेंट या फिक्स एसेट सेम रहती है या इस इन्वेंट्री में जो पैसा आपने लगा रखा है वो सेम रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, इसमें से कुछ सामान बिकेगा भी आपके, ठीक है, कुछ सामान जो है आप लोग नया भी परचेज करोगे। इन द सिमिलर मैनर यहां पर भी हो सकता है आपने नई मशीनरी वगैरह परचेज कर ली हो। तो अगर आपको निकालना है क्या, चेंज इन फिक्स्ड असेट्स, अगर आपको कैलकुलेट करना है क्या, चेंज इन फिक्स्ड असेट्स, ध्यान रखिएगा ये जो साइन है ट्राइंगल का, इस साइन को हम लोग, वैसे आप 11 में पढ़ के आए फिर भी याद दिला दूं, इस साइन को हम लोग बोलते हैं डेल्टा, और इस डेल्टा का मतलब होता है चेंज।
कि कितना फिक्स असेट में पूरे साल भर के अंदर चेंज आया है, दैट इज बीइंग शोन बाय दिस चेंज इन फिक्स असेट्स। फॉर्मूला हो जाएगा इसका क्लोजिंग फिक्स असेट्स माइनस ओपनिंग फिक्स्ड असेट। वापस रिपीट कर रहा हूं मैं फॉर्मूला, क्लोजिंग फिक्स्ड असेट minus opening fixed asset is the formula of change in fixed investment. In this similar manner change in inventory investment निकालना है आपको, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, change in stock बोलते हैं, because inventory का दूसरा नाम क्या होता है, stock होता है। तो भैया change in stock का फॉर्मूला हो जाएगा क्या, closing stock minus ओपनिंग स्टॉक। प्लीज कॉमर्स वाले इसको अकाउंट्स के फॉर्मूले से मैच करने की कोशिश ना करें, बिकॉज आपकी जो बुक आएगी अकाउंट्स की, ठीक है, कैश फ्लो वाला जो थर्ड बुक है, उसमें हो सकता है फॉर्मूला अलग निकले, हाँ, बट यहां पर आपके नॉर्मल आइडेंटिटी जो लगेगी चेंज इन स्टॉक की, वो क्या लगेगी, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में से जैसे ही आप ओपनिंग स्टॉक माइनस कर दोगे यू विल गेट चेंज इन स्टॉक। प्लीज फॉर्मूला याद रखिएगा, चेंज इन स्टॉक इज इक्वल्स टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। वापस मैं एक बार आपको ब्रीफिंग दे रहा हूं फटाफट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पढ़ा, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जनरली फिक्स्ड असेट्स के अंदर होता है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट आपके फिनिश्ड गुड, सेमी फिनिश्ड गुड, रॉ मटेरियल में होता है। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा, जबकि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट पे कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। अगर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का चेंज निकालना है आपको तो फॉर्मूला हो जाएगा क्लोजिंग फिक्स्ड असेट्स माइनस ओपनिंग फिक्स्ड असेट्स। वहीं अगर आपको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का चेंज निकालना है कि साल भर में कितना चेंज आया है, तो फॉर्मूला हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब जो मैंने आपको टर्म बोला था डेप्रिसिएशन, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की अगर मैं बात करूं तो जो अकाउंट्स वाले स्टूडेंट हैं, जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं, उनको उम्मीद करता हूं याद होगा कि 11th अकाउंट्स में उन्होंने डेप्रिसिएशन नाम का एक अलग से पूरा चैप्टर ही पढ़ा था, जहां उन्होंने डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन प्लस मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन पढ़े थे। कोई बात नहीं भी याद है, मैं आप लोगों को सभी को डेप्रिसिएशन का बेसिक मतलब यहां समझाऊंगा, बिकॉज बहुत से स्टूडेंट है जो ह्यूमैनिटीज और साइंस फील्ड से भी बिलोंग करते हैं एंड दे हैव इकोनॉमिक्स। तो भाई डेप्रिसिएशन क्या होता है, सुनो, बहुत सिंपल सा टर्म है, बहुत सिंपल सा इसका मीनिंग है। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, फॉल इन दी वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट। जैसा कि मैंने आप लोगों को जब अभी इन्वेस्टमेंट्स की डेफिनेशन हम लोग देख रहे थे तब बताया भी था कि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट पर कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, जो भी डेप्रिसिएशन लगेगा वो फिक्स्ड असेट्स पे ही लगेगा, ठीक है। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स की तो भैया फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। यहां पर जो भी फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू कम होती है, किस वजह से, वापस याद दिला दूं भैया, फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू में, फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू में जो भी कमी आती है, किस वजह से, नॉर्मल वियर एंड टीयर की वजह से, यानी कि जो आप यूज लेते हो उस वजह से, या फिर एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की वजह से, इन दो वजह से जो भी फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू में कमी आती है, फॉल इन दी वैल्यू, ठीक है। अब ये वियर एंड टीयर या एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस होता क्या है, वियर एंड टीयर की अगर आप बात करोगे तो वियर एंड टीयर का मतलब होता है नॉर्मल यूज लेते लेते जो घिस जाता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आज आप कोई भी मोबाइल लेके आते हो, ठीक है, मोबाइल अगर आप लेके आए हो, ठीक है, आज लेके आए, इवन आप उसको कल भी बेचने जाओगे या 10 दिन बाद बेचने जाओगे, तो फॉर एन एग्जांपल 15,000 का अगर आपने कोई मोबाइल परचेज किया है तो वो 15,000 में नहीं बिकेगा, भले ही आपने उसको बिल्कुल थोड़ा बहुत ही यूज लिया है। तो वो जो थोड़ा बहुत यूज लेने की कॉस्ट है जिसकी वजह से उसकी वैल्यू कम हो गई है, फॉर एन एग्जांपल मार्केट में कोई उसके 13,000 से ज्यादा नहीं दे रहा, तो ये जो 2,000 रुपए उसकी वैल्यू कम हुई है, ये 2,000 रुपए क्या है, उसका डेप्रिसिएशन है। तो डेप्रिसिएशन का बेसिक मतलब क्या हुआ, फॉल इन द वैल्यू ऑफ
फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर। ये तो पहला पॉइंट हुआ। अब एक दूसरा लिखा है हमने एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आज से कई साल पहले जो वो डब्बे चलते थे P5 कंप्यूटर के, मैंने लाके रखा था। आज से मान लो 15 साल पहले मैंने वो डब्बा P5 का खरीद के रखा था, बिल्कुल पेटी पैक, आज भी मेरे कबर्ड में पड़ा है, एक चीज भी मैंने उसकी सिंगल चीज भी यूज नहीं ली, बिल्कुल पेटी पैक है। उस टाइम पे मैं मान लो उसको लेके आया था 40,000 के अंदर, कितने में, 40,000 में। क्या आज मैं उसको बेचने जाऊंगा, बिल्कुल नया है, खोला भी नहीं है मैंने, उसकी पन्नी भी नहीं खोली है, तो क्या आज मैं बेचने जाऊंगा तो 40,000 मिलेंगे क्या मुझे? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज ऑफ एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। की बोले आपकी टेक्नोलॉजी आउटडेट हो गई है, और टेक्नोलॉजी आउटडेटेड होने की वजह से भी वैल्यू के अंदर कमी आती ही आती है, ऑब्वियस सी बात है। आज और लेटेस्ट एग्जांपल दूं, अगर आप लोग पढ़ते हो तो गाड़ियों के अंदर BS4 और BS6 इंजन, अब पहले BS4 चला करते थे, अब जितनी भी नई गाड़ी आ रही है उन सब में BS6 लग रहे हैं, तो डेफिनेटली ऑटोमेटिकली आपकी गाड़ियों की वैल्यू कम हो चुकी है BS4 वालों की। अगर आपकी गाड़ी में BS4 इंजन है, भले ही आपने वो 80,000 की खरीदी हो और 1 महीने बाद ही बेचने जा रहे हो उसको, ठीक है, या नई की नई खड़ी है आप बेचने जा रहे हो, तो भी 80,000 उसके कोई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि गाड़ियों का इंजन का मॉडल अपडेट हो चुका है, BS6 हो चुका है जो करंटली रनिंग में है। तो दैट इज एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की वजह से भी जो वैल्यू गिरती है उसको हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, डेप्रिसिएशन हमेशा एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस पे लगता है। अनएक्सपेक्टेड कोई ऑब्सोलेंस हो गया तो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया जाता, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड उसके लिए नहीं बनाया जाता। चलो एक और चीज जोड़ देते हैं यहां से। चीज क्या? डेप्रिसिएशन तो हम सभी ने देख ही लिया कि डेप्रिसिएशन क्या है। अब डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्या होता है वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, इसके बारे में भी कई लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, उम्मीद करता हूं, बाकी नहीं पढ़ा तो इधर देख लीजिए। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड देखो क्या होता है। हम सभी को पता है कि प्लांट एंड मशीनरी जो है करोड़ों रुपए की आती है। अगर हम लोग बड़ा बिजनेस की बात करें तो प्लांट एंड मशीनरी जो होती है वो करोड़ों रुपए की आती है। तो भैया करोड़ों रुपए अगर मान लो एकदम ही सडनली मशीनरी खराब हो जाए तो करोड़ों रुपए एक साथ बिजनेस के अंदर लाना इम्पॉसिबल हो जाता है। और पॉसिबल कर भी दोगे तो जो रेगुलर वर्किंग होगी आपकी, जैसे सप्लायर्स को जो आपको पेमेंट करना है या किसी और को जो भी पेमेंट करना है, वो सब अटक जाएंगे, सब में प्रॉब्लम आएगी, यानी कि स्मूथ फंक्शनिंग नहीं कर पाओगे आप। तो फॉर दैट पर्टिकुलर केस वी क्रिएट डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड फ्रॉम आवर प्रॉफिट एवरी ईयर। हर साल प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड ऑर्गेनाइजेशन काटती चली जाती है, रखती चली जाती है, सेव करती चली जाती है अपने। जैसे हम लोग अपने गुल्लक के अंदर पैसे सेव करते रहते हैं कि भैया हाँ फ्यूचर में जब भी कोई बड़ी चीज लानी होगी एक साथ ले आएंगे। इन दिस सिमिलर मैनर कंपनीज भी अपने प्रॉफिट में से कुछ पार्ट डेप्रिसिएशन के नाम से काटकर सेव करती चली जाती है कि कल को फ्यूचर में कोई मशीनरी खराब हो जाए चलते चलते जो करोड़ों रुपए की है, तो भैया करोड़ों रुपए का जो हमें फंड रिक्वायर्ड होगा वो एकदम से हमारे ऊपर बर्डन नहीं लेके आएगा। क्यों? क्योंकि हर साल के प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा हम लोग पहले से ही निकालते चल रहे हैं। तो जो हम लोग रिजर्व क्रिएट करते चल रहे हैं, कुछ पैसा वहां से निकाल लेंगे, कुछ पैसा हम लोग एडिशनल लगा देंगे, नई मशीनरी परचेज हो जाएगी। दैट मीन्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन की स्मूथ फंक्शनिंग पर एज सच कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा इफ यू हैव क्रिएटेड डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। आई थिंक डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड के बारे में आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। दूसरी चीज, आपका जो हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट पढ़ा, उस इन्वेस्टमेंट का जो बेसिक नाम था ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, उसकी आपकी जो क्वेरी होगी वो सॉल्व हो गई होगी। साथ ही साथ अब मैं आपको एक और चीज बताऊं, इन्वेस्टमेंट को ही इस डेप्रिसिएशन की वजह से इन्वेस्टमेंट को फर्दर आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट वन इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड द सेकंड वन इज नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होगा? इन्वेस्टमेंट इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसके अंदर डेप्रिसिएशन की वैल्यू इंक्लूडेड हो, उस इन्वेस्टमेंट को क्या बोला जाएगा? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोला जाएगा। व्हाइल व्हाट इज नेट इन्वेस्टमेंट? नेट इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट विच इज एक्सक्लूसिव ऑफ द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जिसमें एक्सक्लूडेड हो
इंक्लूड नहीं किया गया हो, ऐसे इन्वेस्टमेंट को हम लोग बोलेंगे नेट इन्वेस्टमेंट। जबकि जिस वैल्यू में, जिस इन्वेस्टमेंट में ऑलरेडी डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। ठीक है, चलो हमारा ये जो चैप्टर है इंट्रो एंड बेसिक्स ऑफ द नेशनल इनकम, इस इंट्रो एंड बेसिक्स ऑफ द नेशनल इनकम का तो यहीं पे कंप्लीशन हो चुका है आपके। ठीक है, अब हम लोग फर्दर जो है इसी यूनिट का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। चैप्टर का नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि वी विल बी स्टडिंग अबाउट नेशनल इनकम और उससे रिलेटेड जो भी एग्रीगेट्स होंगे, रिलेटेड एग्रीगेट्स। ठीक है, नाम क्या हुआ? नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। इस नेशनल इनकम और रिलेटेड एग्रीगेट्स के अंदर बेसिकली आप क्या पढ़ोगे कि नेशनल इनकम क्या है और उससे मिलते जुलते कौन कौन से एग्रीगेट्स हैं जो कि आपको कैलकुलेट करने पड़ते हैं। चलो, बिफोर स्टार्टिंग नेशनल इनकम लेट मी क्लियर यू सम बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो आप लोगों के यहां काम आएगी। लाइक द फर्स्ट वन इज फैक्टर इनकम। ठीक है, फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्या होता है? ये फैक्टर इनकम को हम हिंदी में बोले समझने के लिए तो बोला जाता है खून पसीने की कमाई। खून पसीने की कमाई मतलब जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो इसके बदले में जो भी मुझे सैलरी वेजेस मिलेंगे वो मेरी खून पसीने की मेहनत है। भैया इतना टाइम आप लोगों को पढ़ाने के बाद मुझे कुछ मिलेगा, दैट इज माय फैक्टर इनकम। तो फैक्टर इनकम का बेसिक मतलब क्या हुआ? फैक्टर इनकम रेफर्स टू द इनकम earned by the factors, earned by the factors of production, जिनको हम FOPs बोलते हैं, for rendering their factor services, for rendering their factor services। यानी कि जो कुछ भी इनकम एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को रिसीव हो रही है फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विस, उस इनकम को क्या बोला जाएगा? फैक्टर इनकम, खून पसीने की कमाई बोला जाएगा। अब ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन होते हैं? तो बोले लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्राइज। दीज आर दी 4 फैक्टर्स इन एनी इकोनॉमी। ठीक है, चाहे वो मिक्स्ड इकोनॉमी हो, सोशलिस्ट इकोनॉमी हो, फ्री इकोनॉमी हो, कोई सी भी इकोनॉमी हो, यही 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑपरेट करते हैं। तो बोले ये चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जब अपनी फैक्टर सर्विसेज रेंडर करते हैं और उस फैक्टर सर्विसेज को रेंडर करने के बाद जो कोई भी इनकम उन्हें रिसीव होती है, उस इनकम को क्या बोला जाएगा? फैक्टर इनकम बोला जाएगा। दूसरी चीज, फैक्टर इनकम इक्वल होगी किसके? फैक्टर पेमेंट के। क्यों होगी? क्योंकि हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में जब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ रहे थे, एक आइडेंटिटी पढ़ी थी। आइडेंटिटी क्या बोलती थी? बोले जितना प्रोडक्शन होगा उतने से इनकम जनरेट होगी, जितना इनकम जनरेट होगी उतने से एक्सपेंडिचर होगा। दैट इज व्हाई इनकम विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू पेमेंट। तो यहां फैक्टर इनकम बोल ले चाहे फैक्टर पेमेंट बोल ले, बात एक ही है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ द बोथ विल रिमेन सेम। फिर अगर हम बात करें इसके अपोजिट में, एक जो इनकम आती है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। ठीक है, फ्री फोकट की इनकम। ऊपर में खून पसीना बहा के कमा रहा था, अब मुझे फ्री फोकट में मिल रही हो। इसका मतलब यहां पर क्या डेफिनेशन बन गई? इनकम रिसीव्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विदाउट रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज। बिना फैक्टर सर्विसेज रेंडर किए जो भी पैसा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिल रहा है वो पैसा क्या कहलाएगा? ट्रांसफर इनकम। खून पसीने की कमाई नहीं है। देखो यहां मैंने लिखा है अर्न, मेहनत की है। अर्न का मतलब कमाया है, सच में आपने मेहनत की है। और यहां मैंने वर्ड यूज लिया रिसीव्ड, फ्री पॉकेट में मिली है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, मैं रास्ते पे चल रहा था, रास्ते पे चलते चलते मुझे 2000 का नोट मिल गया, तो भैया वो मेरी क्या है? ट्रांसफर इनकम। कोई मेहनत नहीं की मैंने उसके लिए।
बर्थडे पे आपको कुछ एनवलप्स मिलते हैं। हाँ, बड़े लोग जो होते हैं, अगर आप पार्टी ऑर्गेनाइज करते हो बर्थडे पार्टी वगैरह, तो बड़े बुजुर्ग जो होते हैं आपको एनवलप्स देके जाते हैं गिफ्ट्स की जगह। तो उस एनवलप में कुछ कैश होता है, उसके लिए भी आप कोई भी फैक्टर सर्विसेज रेंडर नहीं कर रहे हो तो वो क्या है, ट्रांसफर इनकम है। ऐसे ही जो भी कैपिटल गेन आपको हो रहा हो, फॉर एन एग्जांपल अगर हम बात करें, मुझे कोई लॉटरी लग जाए तो उस लॉटरी से होने वाली इनकम भी मेरे लिए क्या होगी, ट्रांसफर इनकम होगी, बिकॉज आई हैव नॉट रेंडर्ड एनी काइंड ऑफ फैक्टर सर्विसेज फॉर पर्टिकुलर अर्निंग और फॉर पर्टिकुलर रिसीविंग दैट लॉटरी। दैट इज वाई ट्रांसफर इनकम को हम लोग बोलते हैं फ्री फोकट में जो हमें मिल रही है इनकम, वो इनकम क्या होगी, ट्रांसफर इनकम। वहीं खून पसीने की कमाई से जो हमें मिल रही है वो क्या कहलाएगी, फैक्टर इनकम। इन द सिमिलर मैनर जो आइडेंटिटी यहां लग रही है कि फैक्टर इनकम इक्वल हो रहा है फैक्टर पेमेंट के, सेम चीज ट्रांसफर इनकम विल बी इक्वल्स टू ट्रांसफर पेमेंट। ध्यान रखिएगा इस चीज को, बिकॉज हम लोगों ने ये आइडेंटिटी ऊपर रखी है कि जितना कमाएंगे उतना खर्च कर देंगे। दैट इज वाई ट्रांसफर इनकम विल बी इक्वल्स टू ट्रांसफर पेमेंट हो जाएगा। चलो, ये बेसिक आपके फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम का डिफरेंस था। अब हम लोग आगे इसी को कंटिन्यू करते हैं, नेशनल इनकम से रिलेट करते हैं इस टॉपिक को कि कैसे नेशनल इनकम में इस फैक्टर इनकम का यूज होगा। आ जाइए, नेशनल इनकम की अगर मैं बात करूं तो नेशनल इनकम क्या होती है और इसको एग्रीगेट की फॉर्म में क्या बोला जाता है। अभी मैं यहां एग्रीगेट लिख रहा हूं, प्लीज इसको अभी ज्यादा फोकस मत कीजिएगा इस पे, बिकॉज ये एग्रीगेट क्या है फर्दर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं नेशनल इनकम की बेसिक डेफिनेशन से। तो वही चीज जैसे हम लोगों ने पुरानी क्लासेस में किया था, हर चीज की डेफिनेशन को कुछ पॉइंट्स में तोड़ेंगे सो दैट आप लोगों के लिए वो याद करने के लिए इजी हो जाए। तो नेशनल इनकम की अगर मैं बात करूं तो नेशनल इनकम में डेफिनेशन क्या आती है, बोले इट इज अ फैक्टर इनकम। पहली चीज नेशनल इनकम में क्या आनी चाहिए, फैक्टर इनकम। इट इज अ फैक्टर इनकम अर्न बाय द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। ठीक है, दो चीजें हम लोगों ने यहां पे मेजर देखी कि भैया एक तो फैक्टर इनकम होनी चाहिए, दूसरा रेजिडेंट अर्न करना चाहिए थ्रू आउट द वर्ल्ड। यानी कि इंडियन रेजिडेंट अगर पूरे वर्ल्ड में कुछ भी कमा रहा है तो वो सब किसका पार्ट बनेगा, नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा। फॉर एन एग्जांपल, अगर बीइंग एन इंडियन रेजिडेंट मैं अगर बाहर कहीं लेक्चर लेने भी जा रहा हूं तो वहां से जो कोई भी इनकम मैं अर्न करूंगा वो सब मेरी कंट्री यानी कि इंडिया की नेशनल इनकम में एड ऑन होगा। चलो आ जाओ बात कर लेते हैं अब एक एक पॉइंट की। पहली चीज फैक्टर इनकम होनी चाहिए। फैक्टर इनकम का मतलब खून पसीने की कमाई, फ्री में नहीं मिलना चाहिए। जैसे रोड पे चलते हुए पैसे मिल गए, आपके बर्थडे पे जो लिफाफों में पैसे आते हैं वो हो गए, ऐसी कोई नहीं। मैंने कोई ना कोई फैक्टर सर्विसेज रेंडर की भी होनी चाहिए। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर या एंटरप्राइज की फॉर्म में मैंने कुछ सर्विसेज दी होगी, उसके बदले में जो पैसा मिलेगा वही नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, ट्रांसफर इनकम नहीं होनी चाहिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन नेशनल इनकम की, रेजिडेंट होना चाहिए। हमारी कंट्री का वो इंसान जिसकी आप नेशनल इनकम में इनकम इंक्लूड कर रहे हो, दैट पर्सन शुड बी द रेजिडेंट ऑफ आवर कंट्री। अब भैया रेजिडेंट क्या होता है, चलो आ जाओ रेजिडेंट के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। रेजिडेंट रेफर्स टू द इंडिविजुअल, फर्म और इंस्टीट्यूशन। जरूरी नहीं है सिर्फ इंसान को रेजिडेंट बोलो, it can be the firm, it can be the institution who is residing in our country, residing in a country for more than 1 year, more than 1 year, and his economic interest lies in our country। देखो क्या लिखा है हम लोगों ने कि उस इंसान को या उस फर्म को या उस इंस्टीट्यूशन को
हमारी कंट्री का रेजिडेंट बोलेंगे हम जिसे हमारी कंट्री में 1 साल से ज्यादा हो गया हो रहते हुए, साथ ही साथ उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी कंट्री के अंदर लाए कर रहा हो। देखो 1 साल वाली कंडीशन तो आप सभी को समझ में आ गई होगी कि क्या बोल रही है, कि अगर कोई इंसान हमारी कंट्री के अंदर 1 साल या उससे ज्यादा से रह रहा है, रेजिडेंट मानेंगे। बट यहां देखो एंड लगा हुआ है, एक कंडीशन फुलफिल करने से काम नहीं होगा, दोनों कंडीशंस का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक इंटरेस्ट की, तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या है, 4 आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज मेजरली होती है। क्या क्या? प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बेसिकली ये 3 ही आप ले लो, इन्वेस्टमेंट भी होती है होने में, बट ये तीनों जो होती हैं, ये तीनों ही आपके एक्टिविटीज, तीनों चारों एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज अगर मेजर स्केल पर हमारी कंट्री के अंदर की जा रही है उस इंसान या उस फर्म या उस इंस्टीट्यूशन के थ्रू, तो उसे क्या बोला जाएगा? रेजिडेंट बोला जाएगा हमारी कंट्री का। फॉर एन एग्जांपल मेरी 40,000 में इनकम है, ठीक है, 40,000 में से लगभग 25 to 30,000 मैं इस कंट्री के अंदर ही इन्वेस्ट कर रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, कंज्यूम कर रहा हूं या प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो इन दैट पर्टिकुलर केस I will be considered as the resident of India. That means 1 साल से ज्यादा मुझे हो ही चुका है, साथ ही साथ यहां पर मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी लाए कर रहा है, तो मैं क्या कहलाऊंगा? रेजिडेंट कहलाऊंगा इस कंट्री का। तो नेशनल इनकम में अगर मेरी जो भी इनकम मैं अर्न कर रहा हूं, जो ऐसे आप लोगों को पढ़ा के भी जो भी मेरे को फीस या जो भी इनकम रिसीव होगी, इट विल बी द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। क्यों? बिकॉज फैक्टर इनकम है, खून पसीना बहा रहा हूं आप लोगों को पढ़ाने में, रेजिडेंट हुई क्योंकि दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा हूं, और 1 साल के अंदर जो इनकम हो रही है वो सब क्या बन जाएगी? मेरी इस कंट्री की नेशनल इनकम बन जाएगी। चलो बाकी आगे जो भी टॉपिक होंगे फर्दर वो हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इस रेजिडेंट के फर्दर कुछ एक्सेप्शंस भी माने गए हैं, यानी कि इवन आफ्टर फुलफिलिंग दीज 2 कंडीशंस द पर्सन और द इंडिविजुअल और द इंस्टीट्यूशन विल नॉट बी कंसीडर्ड एज रेजिडेंट। क्या होंगे वो कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।